हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, अभी हम एक दूसरे बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम दूसरे बुक का प्रैक्टिस सेट लिए हैं। देखेंगे कि कोई अंतर तो नहीं है, एक दो बुक का करा देंगे ताकि आपके क्वेश्चन कोई छूटे ना। अगर आप कहेंगे तो वही वाली बुक का हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लेकिन आज एक दूसरी बुक का आंसर प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे जो 11 हो गया है। आज ये 12वां नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी वाला होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे तो हम वही वाला कराएंगे। देख लीजिएगा कौन अच्छा है इसमें से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहने की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकार भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कहने की कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना होता है, ज्ञापन होता है या परिपत्र होता है? तो कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अधिसूचना कहते हैं। तो भारतीय गजटों को प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में जो है अधिसूचना होती है। ठीक, तो इस प्रकार भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? कहें कि आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में या आधुनिक काल में? तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आदिकाल में। तो आदिकाल में जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। ठीक है, आदिकाल पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई है। ठीक है, चंद्रवरदाई हैं। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की गौ शब्द का वचन पहचानिए। कहने का मतलब ये एक वचन है या बहुवचन है? कहने की सदा बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है या सदा एक वचन है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चला जाएगा, या जो है एक वचन है। एक वचन गौ जो है शब्द जो है एक वचन, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुवचन क्या हो जाएगा? गौएं। ठीक, तो इसका बहुवचन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। कौन सा हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुल कितने होते हैं व्यंजन? 52। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित शब्द का शुद्ध, निम्नलिखित में से एक शब्द की अशुद्ध आपको बताना है। अशुद्ध करें कि दैहिक, नौकरी, पौण या पौरुष। कौन सा हो जाएगा अभी? तो इसमें आपका कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अशुद्ध है। देखिए नौकरी नहीं, नौकरी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सी वर्तनी ठीक है? आपकी आपको ठीक है बताना है। कह रहे हैं कि रचयिता, रचति या रचयिता या रचयता। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। रचयिता जो है इसकी ठीक वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने की गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कहें कि गा प्लस यक, गाय प्लस इक, या गय प्लस अक, या गा प्लस आयक। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चला जाएगा। गय प्लस अक। गय प्लस अक जो है गायक हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक, तो इसमें यह जो कैसी है? अयादि संधि है। अयादि संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि नाविक का सही संधि विच्छेद है। करें नौ प्लस विक, ना प्लस विक, नौ प्लस इक, या ना प्लस आविक। कौन सा हो जाएगा? तो 8 का आपका सी नंबर चला जाएगा। 9 प्लस इक, नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद 9 प्लस इक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि। देखिए, कहें कि यदि इसमें जो है अयादि संधि में ए, ऐ, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ए आया, ऐ आता है, ओ आता है, औ आता है, तो इसके बाद कोई भिन्न स्वर मतलब अलग कोई स्वर आए तो उसमें क्या हो जाता है? ए का आय हो जाता है। ठीक, ऐ का आय हो जाता है।
और ओ का औ हो जाता है और औ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इसके नियम चलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि आमरण में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है। देखिए आ है प्लस है मरण है। देखिए आ प्लस, देखिए ये इसमें उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग किस कौन सा समास के भेद में आता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, अव्ययी समास। तो अव्ययी भाव समास में जो है आ उपसर्ग लगाता है मूल शब्द के किसी, तो आ प्लस मरण तो हो जाएगा आपका यहाँ पे अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। देखिए नहीं है। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास ये होता है कि उसका पहला पद विशेषण हो, पहला पद या दोनों पद विशेषण हो प्लस अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, तो उसी को क्या हम बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि नहीं वाला आपको बताना है। नहीं कह रहे हैं कि नील गाय, प्रिय सखा या कृता कृत या विद्या अभ्यास, कौन सा हो जाएगा भाई आपका 10 नंबर का, तो डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो विद्या अभ्यास में जो है कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय नहीं समास है, तो विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी सही हो जाएगा। देखिए नील गाय में नील आपका विशेषण हो गया, गाय संज्ञा हो गई, तो इसमें आपका कर्मधारय हुआ। प्रिय आपका विशेषण हो गया, सख्या आपका संज्ञा हो गया, तो इसमें भी आपका कर्मधारय। देखिए इसे कृता कृत, इसमें भी आपका क्या है, कर्मधारय समास हो गया, इसमें दोनों विशेषण है। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उपसर्ग वह शब्द है जो, देखिए उपसर्ग के बारे में बताना है, बहुत बार आपको हर वीडियो में उपसर्ग बताएं। बताइए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। ठीक, तो इसमें कंपेयर करिएगा उस वाले प्रैक्टिस सेट में, इस प्रैक्टिस सेट में कौन अच्छा है तो वही आप कहिएगा, कमेंट में लिखिएगा तो हम कराएंगे भाई। ठीक है, चलिए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, फिर आगे दो यहाँ करें कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है और करें कि शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए करें कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, करें अल, अलन या अलम, तो ये हलन के नीचे है। ठीक मामे बताइए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 12 का डी नंबर सही हो जाएगा। अलम, अलंकार में जो है उपसर्ग क्या है, अलंकार जो है आपका मूल शब्द है। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें, जो करा चुके थे, आया था जो कई क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन तो इसमें रिवाइज हो जाएंगे। चलिए देखिए प्रत्यय होता है, और छोटा करते हैं। चलिए यानी कि प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो प्रत्यय होता है क्या, शब्दांश होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं, प्रत्येक शब्द के अंत में क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जानते हैं आप, प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार ए नंबर आपके यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से तस्यम शब्द क्या यहाँ भाई बताना है, तस्यम शब्द आपको बताना है, चयन करें कि अंश, अस, अस। देखिए यहाँ पे आपका तस्यम आपको बताना है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। और इसका जो है ये साधारण सा आ जाएगा, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक, तो तस्यम आपका ये वाला सावधान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। कहने कि तस्यम कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशी कहते हैं या तद्भव कहते हैं, तो बताइए भी कौन सा कहते हैं। कहने जो कहने कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, मतलब अलग होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तद्भव कहेंगे। ठीक है, और जो तस्यम उसे कहते हैं जो संस्कृत के वैसे ही शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, तस्यम कहते हैं। ठीक है, और देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं
चलता, ये अपने आप ही देश में बोलचाल से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और विदेशी शब्द जैसे आपका विदेश से आए हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम आपको बताना। करें कि गृध होगा, गोधूम होगा, गो होगा, ग्रंथि होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम हो जाएगा। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। गेहूं आपका तद्भव है, इसका तत्सम गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। ठीक। अब देखिए जैसे घृत जबकि देखिए जो घृत है वो गो तथा ग्रंथि जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, घृत, ग्रंथि और गो, तो ये आपके कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्या हो जाएंगे? जैसे गृध का आपका गीध आ जाएगा, तद्भव गीध है। ठीक है, और गो का क्या होता है? गाय होता है। ठीक है, और ग्रंथि का क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गांठ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, करें निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? करें कि जल, नग्न, तीन, भ्रमर। कौन सा हो जाएगा इसमें तद्भव? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तीन जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। तीन का तत्सम क्या हो जाएगा भाई? तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तत्सम रूप तीन का तत्सम तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, देखिए नग्न, भ्रमण, ये क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव क्या हो जाएगा? नग्न का नंगा हो जाएगा। ठीक है, और भ्रमर का क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा। ठीक है, भौरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहें कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए। संज्ञा आपको यहाँ बताना है। कहें कि आप, देखिए आप हो गया, सर्वनाम हो गया, चलना क्रिया हो गई, तो आपको क्या बताना? संज्ञा। लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो कौन बचा? एक सी बचा। तो सी नंबर आपका आकाश क्या हो गया? ये आपका संज्ञा शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। कहें थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, थकावट। ठीक, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहें उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने, कहें कि निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए उसने, तो ये कैसे हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। यानी कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। कहें विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष या विशिष्ट। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखिए, कह रहे हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए, करें जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए वहाँ बार बार आपको उसमें आता था क्या? अव्यय, अव्यय। यहाँ आपको परिभाषा ही पूछ ले, मैं हर बार में आपको परिभाषा बताता था अव्यय क्या होते हैं। तो यही देख रहे हैं कि इसमें और उसमें आपको क्या अंतर दिखेगा, कैसे आपका सेट आप कई साल करिए ताकि आपके क्वेश्चन छूटे। तो आप हमें बताइएगा। ठीक, चलिए, क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं? चलिए कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा ना। बार बार बताते थे जिसके ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े तो उन्हें अव्यय कहते थे। तो यहाँ पे भी आपका परिभाषा ही पूछ लिया है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाच्य, वाच्य आपके कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं,
कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक, चलिए कहने कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, कौन सा अव्यय है? कहने कि देखिए अव्यय भी आपके 4 प्रकार के थे। चलिए कहने कि संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विस्मादि बोधक अव्यय है। कौन सा इसमें हो जाएगा? तो कहने कि धीरे धीरे, तो वे क्या कर रहा है? तो एक क्रिया ही तो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि इनमें से अरंड शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अरंड शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा, कांतार, कांतार। ठीक है, तो ये क्या किसका पर्यायवाची है? अरंड, तो ये जंगल का है। किसका है? जंगल का। तो आप जान गए जंगल, तो कांतार। तो देखिए अटवी भी बोलते हैं इसके पर्यायवाची, अटवी भी बोलते हैं। ठीक, और कौन? कानन भी बोलते हैं, कानन हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया। तो ये आपके अरण्य या कांतार के क्या है? पर्यायवाची। ठीक, तो इस प्रकार ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए आभारी के पर्यायवाची क्या होते हैं? कृतज्ञ, शुक्रगुजार, उपकृत, कृतार्थ, ठीक, अनुग्रहित। तो ये आपके किसके हो जाएंगे? आभारी के। ठीक, इसी प्रकार कुलीन के कहते हैं, कुलीन के पूज्य होता है, पूज्य, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उच्च, विशिष्ट, संभ्रांत, अभिजात। ठीक, सस्य के क्या होता है? जैसे अनाज, सस्य का किसका पर्यायवाची है? अनाज का। किसका है? अनाज का। अनाज के जैसे अन्न हो गया, तीर्ण भी कहते हैं इसको, अनाज को तीर्ण, और धान्य भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार यहाँ ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 में कहने की कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए कमल का पर्यायवाची आपको यहाँ बतलाना है। कहने की तरंगणी होगा, सरोज होगा, तड़ाग होगा या मृगांक होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा कमल का पर्यायवाची इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, सरोज। क्या हो जाएगा? सरोज। ठीक है, तो इस प्रकार आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। और इसके शब्द हैं जैसे नलिन भी बोलते हैं, नलिन हो गया, अरविंद हो गया, अरविंद हो गया, सरोरु हो गया, सतदल भी कहते हैं, सतदल। तो ये कमल के कुछ पर्यायवाची है। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि अध का विलोम है, अध का मतलब आधा। ठीक है, तो इसके विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका सही करेंगे पूर्ण होगा, समाप्त होगा, रति होगा, खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा? अध माने आधा, तो पूर्ण माने पूर्ण, इसका विलोम हो जाएगा पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि जागृत का विलोम है, जागृत का विलोम है, बताइए। तो कहने कि सी सुसुप्त है, सुस्त है, सुसुप्ति है, निद्रा है। कौन सा होगा? जागृत का विलोम सुप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जागरण का विलोम क्या होगा? निद्रा, निद्रा का विलोम जागरण। ठीक है, जागृत का विलोम क्या होगा? सुसुप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि मैंने स्पेस में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरे। इसमें भरना है, करें अंतःकरण होगा, मन होगा, चित्त होगा या आत्मा होगा। तो कह रहे मैंने मतलब देखो खुद को सोच रहा है, तो कहाँ सोच रहा है? तो कहाँ सोच, मन में सोच रहा है, तो बी नंबर सही भर देंगे। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहने कि संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, कहने के अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण। कौन सा हो जाएगा भाई 30 का? तो इसमें आपको कौन भरेंगे? कहने कि संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, तो आचरण प्रभावित होता है। क्या हो जाएगा? आचरण यहाँ सही शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। एक वर्ड आपको बताना है, ठीक है, कई शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। चलिए बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? कहने कि आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। ठीक है, आशातीत किसे कहते हैं? आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो। ठीक है, और आशान्वित क्या होता है? आशा से बंधा हुआ। और प्रत्याशा क्या होता है? की गई आशा, की गई आशा। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ रखना है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं।
चलिए देखिए आपका कह रहे कि जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चलिए कहें चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चक्रधर या चंद्रचूड़। कौन सा हो जाएगा 32 का, बताइए भी 32 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, चक्रपाणि, चक्रपाणि। ठीक है। चक्रधर किसको कहते हैं? चक्रधर, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला। ठीक। चंद्रचूड़ मतलब विष्णु को कहते हैं, चंद्रचूड़ विष्णु को, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है। जिसके चंद्रचूड़ शिव को कहते हैं। ठीक है। जिसके जूड़ा मतलब बालों में चंद्रमा हो। ठीक है। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। करें मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए आगे चलते हैं। करें कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, मुहावरा का सही अर्थ है। करें कि छोटे शिशु को तलाश करना नहीं, करें कि अत्यधिक शरारती बालक नहीं, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तो सही यही कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ आपको बताना है। करें एक चना किसी काम का नहीं, करें एक चना शक्तिहीन होता है नहीं, करें अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक। डी कह रहे एक चने से भूख नहीं मिटता, बिल्कुल गलत। ठीक। तो इस प्रकार आपको, तो आप बताइएगा कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रखेंगे, पहले वाला ये वाला, उसी प्रकार आपको हम कराएंगे। ठीक है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जो है जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? यानी कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? बताइए भी कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 36 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए, मिश्र वाक्य का। करें कि ये नंबर करें कि वह प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। फिर करें कि सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो यही आपका कौन सा होगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्यों कि सी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य जो है आश्रित वाक्य, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो कह रहे हैं जो विद्यार्थी परिश्रम भाई, और सेकंड वाला जो है उसका जो है उपवाक्य जो है उसको पहले वाले वाक्य पर ये निर्भर है, भाई ये परिश्रम करेगा तभी वो अच्छा सफल होगा या अच्छा मार्क्स पाएगा। तो ये इस प्रकार आपको याद रखिए, सी सही हो जाएगा। आइए अभी अगला देखिए। करें कि मैंने विद्यालय जाना है, तो वाक्य में अशुद्ध शब्द बताना। अशुद्ध तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर में गलती है। मैंने विद्यालय जाना है ये गलत है। मुझे विद्यालय, मैंने की क्या हो जाएगा भाई? मुझे हो जाएगा। तो मुझे विद्यालय जाना है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। करें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया भाई, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बताइए कितने हुए? तो 39 का सी हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नकर्ता कारक का परसर्ग बताइए, मतलब कारक चिन्ह आपको बताना है। कर्ता ने बहुत बताएं भाई, हर बार उस पिछले में आया है तो आप इसको तुरंत बता देंगे। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपके कारक बताए हैं, 8 होते हैं ना। चलिए तो आप देख रहे हैं कि लगभग सही है दोनों प्रैक्टिस सेट। चलिए देखिए। कह रहे कि हरि जो है मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है। बताइए कौन सा हो जाएगा? कहें कर्म, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो बहन को पुस्तक देता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ठीक है। देखिए, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है। वह संप्रदान कारक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? किस लिंग में होते हैं? तो किस में हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा। ये पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद में आपके स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं? छोटा, छोटी, बड़ी और री। ठीक है। तो ये अपवाद में ये 3 स्त्रीलिंग हैं, वरना सब के वर्णमाला आपके पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर भी। कल निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है,
चलिए बताइए, स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो कौन सा हो जाएगा भाई? कहें कि जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो शराब अच्छी होती है, चलिए अच्छी सही पर बैठ रहा है, तो आपका कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, क्या कहलाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अव्यय या काल। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, काल। ठीक, तो काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? करें कि परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, देखिए 1 2 3 आ नहीं रहा, सर्वनामिक नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? परिमाण कोई नहीं है, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण कितने प्रकार के हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो एक शब्द अशुद्ध है, उसी अशुद्ध शब्द को आपको तय करना है, कौन सा है बताना है। चलिए, अंतर धान, तो देखिए ये आपका सही है, अनुगृहीत सही है। कह रहे कि अध्यात्म, तो ये आपका गलत है, यहाँ आपका बड़ा आ नहीं रहेगा, छोटा आ रहेगा, अध्यात्म होता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहीं सी सही हो जाएगा। अधीन आपका सही वर्ड है, तो ठीक, तो इस प्रकार आपका अशुद्ध पूछना था, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 47 देखिए, कह रहे कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? किस भाषा परिवार से है बताइए भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का कौन सा हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से, तो बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर। देखिए द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य जो भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तमिल तेलुगु, मलयालम, ठीक, तो इस प्रकार ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास क्रम में इसको लगाना है कि कैसे आई, पहले प्राचीन संस्कृत आई, या सौर श्रेणी आई, या लौकिक संस्कृत आई, या पश्चिमी हिंदी आई, तो उसको आपको सही क्रम में लगाना है। देखिए इसके क्रम में कैसे आएगा? पहले आपका प्राचीन आएगा, प्राचीन संस्कृत, फिर आपका लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आपका सौर श्रेणी आई, फिर आपका क्या आया? पश्चिमी हिंदी, तो इस प्रकार आपको करना है। तो अब देखिए, तो प्राचीन कहाँ है भैया? आपका प्राचीन ए नंबर, तो देखिए ए नंबर आपका ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऐसे चेक करना है। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए, फिर लौकिक संस्कृत किस में है? तो आपका सी नंबर में है, तो ए के बाद सी किस में है? तो ए के बाद सी ऑप्शन ए में ही है, ए के बाद ऑप्शन ए, हाँ ए के बाद सी जो है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन में ए सही हो गया, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? कह रहे कि भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग, या व्यापक प्रतिरक्षण, तो कौन सा हो जाएगा 49 का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, व्यापक उपभोग, ठीक, तो इसका आपको हिंदी बताना था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। कह रहे कि आई वाज ओवर जॉयड, बताइए। मैं उल्लिसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी, बताइए 50 में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कंपेयर करिए कि उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप बताएंगे तो वही वाला कराएंगे, नहीं इसी वाला सेट को हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी पसंद आया है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।